हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है खान सर के बुक से। दोस्तों इस बुक में 27 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, उसमें से 7 प्रीवियस सेट हैं और 20 प्रैक्टिस सेट है। और उसमें से आज मैं 13 नंबर का प्रैक्टिस सेट पाया हूँ। इससे पहले 1 से लेकर 12 तक का प्रैक्टिस सेट अपलोड है। दोस्तों यदि आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको सारा वीडियो अपलोड मिलेगा और उसे देख सकते हैं दोस्तों। और यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। दोस्तों चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, इस प्रैक्टिस सेट में क्या दिया हुआ इसे देखते हैं। तो इसमें आज पहला प्रश्न है, आज के प्रैक्टिस सेट में पहला प्रश्न है, किसकी सलाह पर गांधी जी ने जमीन और वहां के लोगों के बारे में जानने के लिए 1 वर्ष ब्रिटिश भारत की यात्रा पर बिताया था। तो महात्मा गांधी को कौन सलाह दिए थे कि आप पहले पूरे भारत को 1 वर्ष तक घूम घूम कर जान ले, उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन या भारतीय राजनीति में भाग ले। ये किसने सलाह दिया था गांधी जी को, यह प्रश्न पूछा गया है। तो ये सलाह ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने ये सलाह दिए थे गांधी जी को। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ठीक है। यदि गांधी जी जब 9 जनवरी 1915 को अस्थायी रूप से भारत आ गए थे दक्षिण अफ्रीका से, तो इस उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को ही। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी को राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी के राजनीतिक गुरु माना जाता है और उन्होंने ही गांधी जी को कहा था कि पूरे भारत को साल भर भ्रमण कर ले। तो उन्हीं के सलाह पर महात्मा गांधी जी ने 1 वर्ष की ब्रिटिश भारत में यात्रा किए थे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। यदि आपसे महात्मा गांधी के जन्म के बारे में पूछा जाए दोस्तों, तो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1989 में, पोरबंदर गुजरात में हुआ था महात्मा गांधी का जन्म। ठीक है। और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई था। और दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो 1893 ईस्वी में व्यापारी दादा अब्दुल्ला जी के केस लड़ने के लिए गए थे दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। और डरबन से प्रिटोरिया यात्रा करते समय महात्मा गांधी को रेल से बाहर फेंक दिया गया था काले गोरे के भेदभाव के चलते। जब वो डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे तो उस क्रम में उनको रेल से बाहर फेंक दिया गया था। वह स्थान कौन था, तो मेरिन्स वर्ग था वह स्थान का नाम। गांधी जी ने 1894 में नडाल इंडिया कांग्रेस अफ्रीका में ही शुरू किए थे और 1903 ईस्वी में द इंडियन ओपिनियन अखबार की शुरुआत गांधी जी ने किए थे दोस्तों। और भी काफी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है गांधी जी के बारे में। ठीक है। जैसे कि 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किए थे अफ्रीका में और 1906 ईस्वी में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने अफ्रीका में ही किए थे। ठीक है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह का उपयोग कहाँ किए थे, तो प्रथम सत्याग्रह का उपयोग 1906 में अफ्रीका में किए थे। हिंद स्वराज 1909 में हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखे थे गांधी जी ने। तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 2 की ओर। इसमें दिया गया क्या, सेकंड में है, निम्नलिखित में से वह कौन सा गंभीर मानसिक रोग है जो व्यक्ति के सोचने, अनुभूति करने और व्यवहार करने के ढंग को प्रभावित करता है। वह कौन सा रोग है जो सोचने, अनुभूति करने और व्यवहार करने के ढंग को प्रभावित करता है। उस रोग का नाम क्या है, तो उस रोग का नाम है खंडित मानसिकता। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। क्या नाम है, खंडित मानसिकता। एक प्रकार का मानसिक रोग है। इस रोग से मनुष्य अपने आप को सभी से अलग कर काल्पनिक भावनाओं को जीवन यापन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं 3rd नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया लखनऊ के बुनकरों की अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई की गई कला निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। तो लखनऊ के जो बुनकरों का जो कढ़ाई की गई कला है उसको क्या कहते हैं, तो उस कला को कहते हैं हम लोग चिकनकारी कहते हैं। वो लखनऊ में काफी महत्वपूर्ण कला है, काफी प्रसिद्ध कला है, विश्व प्रसिद्ध कला है चिकनकारी, जो लखनऊ में ही बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 4 नंबर प्रश्न में। इसमें दिया गया है भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा बलात्श्रम के निषेध पर जोर देता है। तो बलात्श्रम के निषेध पर कौन जोर देता है, तो बलात्श्रम के निषेध पर जोर देने वाला कौन है, तो यह है
शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है, बलात् श्रम पर जोर देता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो बलात् श्रम पर जोर देता है। भाग 3 के संविधान के भाग 3 में यह दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है, तो यह एक प्रकार का मौलिक अधिकार है, ठीक है। और मौलिक अधिकार के बारे में भाग 3 में दिया गया है, अनुच्छेद 12 से 35 में दिया गया है दोस्तों। और प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान समय मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 6 है। वर्तमान समय मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। कौन कौन है, तो समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, समानता स्वतंत्रता, ठीक। और उसके बाद स्वतंत्रता हो गया, उसके बाद हो गया आपको शोषण के विरुद्ध, उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता हो गया, उसके बाद सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार हो गया, उसके बाद संवैधानिक उपचार हो गया। तो 6 मौलिक अधिकार अभी वर्तमान समय में है और 7 मौलिक अधिकार थे भारतीय संविधान लागू होने के समय में, लेकिन इसे हटा दिया गया है संपत्ति के अधिकार को और 300 के 1 के क्रम में डाल दिया गया है। तो अब वर्तमान समय में कितना है, तो 6 है। अनुच्छेद कहां से कहां तक, 12 से 35 तक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। आगे क्यों चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार की थी। तो श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार की थी, तो वर्ष 2009 में पर पहली राष्ट्रीय नीति तैयार की थी। ऑप्शन नंबर सी बी हमारा सही आंसर है, वर्ष 2009 में तैयार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, 6 नंबर प्रश्न की ओर। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस गुरु द्वारा किया गया था। तो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार कौन से गुरु किए थे, ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। तो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार गुरु अंगद देव ने किए थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। हाँ, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किए थे, गुरु अंगद ने। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, गुरु अंगद देव, ठीक है। ये सिखों के दूसरे गुरु थे दोस्तों। और सिखों के कितने गुरु थे, दूसरे गुरु थे। 10 गुरु का नाम हम लोग देखें तो सिखों के प्रथम गुरु कौन थे, तब गुरु नानक थे। गुरु नानक थे, उसके बाद कौन आते हैं, उसके बाद आते हैं गुरु अंगद, उसके बाद तीसरे गुरु, सिखों के तीसरे गुरु जो आते हैं वो गुरु अमरदास है। सिखों के तीसरे गुरु कौन है, गुरु अमरदास। चौथे गुरु है गुरु रामदास। सिखों के चौथे गुरु कौन है, गुरु रामदास। और उसके बाद सिखों के 5वें गुरु के रूप में गुरु अर्जुन देव आते हैं। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु है दोस्तों। और उसके बाद गुरु अर्जुन देव के बाद सिखों के 6ठे गुरु गुरु हरगोविंद है। गुरु हरगोविंद सिखों के 6ठे गुरु है। सिखों के 6ठे गुरु कौन है, गुरु हरगोविंद है, ठीक है। और उसके बाद सिखों के 7वें गुरु गुरु हर्राय। उसके बाद 8वें गुरु कौन है, तो गुरु हरकिशन है जो 8वें गुरु हैं सिखों के। और 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर। और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। तो सिखों के 10 गुरुओं का नाम मैं बता दिया दोस्तों एक बार फिर से। गुरु नानक, अंगद, अमरदास, रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरराय, उसके बाद गुरु हरकिशन, उसके बाद आपको गुरु तेग बहादुर, उसके बाद गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है दोस्तों। तो ये 10 गुरु का नाम हमने बता दिया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, 7 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन की 19वीं शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक की मेजबानी करेगा। कौन सा देश मेजबानी करेगा शासनाध्यक्ष की बैठक की, ये देखें दोस्तों। तो कैमे है तो 19वीं शासनाध्यक्ष की बैठक की, तो इसकी बैठक की अध्यक्षता भारत के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाएगा, तो भारत के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। भारत है जो इसकी अध्यक्षता करेगी, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। भारत में 2020 में हुआ था 19वीं शासनाध्यक्ष की बैठक संघाई सहयोग संगठन का दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। यदि इसमें देखें चीन की राजधानी कहाँ है, तो बीजिंग है। चीन की राजधानी बीजिंग है। वहाँ के मुद्रा का नाम क्या है, युआन है। चीन की राजधानी बीजिंग, मुद्रा युआन। और युआन को रेन मिनवी भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। युआन को क्या कहा जाता है, रेन मिनवी, ठीक है दोस्तों। और चीन के यदि हम संसद का नाम देखें तो क्या है, पीपल्स कांग्रेस। सॉरी, चीन के संसद का नाम क्या है, तो पीपल्स कांग्रेस होता है चीन के संसद का नाम, ठीक है। और चीन के अभी जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो शी जिनपिंग है। और ली केक्यांग वहाँ के प्रधानमंत्री है। चीन के प्रधानमंत्री ली केक्यांग है दोस्तों। यदि उज्बेकिस्तान देखें, उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी यदि हम देखेंगे तो आपका कहाँ होगा, ताशकंद। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। वहाँ की मुद्रा सोम है, ठीक है। रूस को देखते हैं दोस्तों। रूस की राजधानी कहाँ है, तो मैड्रिड है। रूस की राजधानी मैड्रिड। और वहाँ के रुपये का नाम क्या है रूस का,
तो रूस की राजधानी क्या है? मास्कोवा है। रूस की राजधानी क्या है? मास्को है। सॉरी दोस्तों, मैड्रिड तो आपको स्पेन का है। रूस की राजधानी मास्को है। वहाँ के रुपया का नाम रूबल है। रूस के रुपया का नाम क्या है? रूबल है। और रूस में भी जो संसद है उसका नाम पीपल्स कांग्रेस है रूस में भी। और वहाँ के अभी शासनाध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। या राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। और रूस के जो प्रधानमंत्री हुए मिखाइल मित्सुतिन है। तो रूस के बारे में बता दिया मैंने दोस्तों। तो ऑप्शन हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, भारत। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन 12,000 ओडीआई रन बनाने वाले सबसे तेज क्रिकेट खिलाड़ी बने हैं? तो 12,000 रन बनाने वाले सबसे तेज क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? वह विराट कोहली। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, विराट कोहली। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। अब विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। सचिन तेंदुलकर के। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर प्रश्न में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अधीन कौन सा उपभोक्ता का अधिकार नहीं है? कौन उपभोक्ता का अधिकार नहीं, यह प्रश्न पूछा है। तो इसमें दिया गया कौन उपभोक्ता का अधिकार नहीं है? काम का अधिकार क्या है? उपभोक्ता का अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, काम का अधिकार उपभोक्ता अधिकार नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं 10 नंबर प्रश्न की दोस्तों। उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया तत्व बनता है, उसे कहते हैं, उदासीनीकरण की अभिक्रिया में एक नया तत्व बनता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं नमक। नमक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 1980 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना वर्ष 1980 में हुई थी दोस्तों, वर्ष 1980 में हुई थी। इस जनसंघ का नाम बदल करके भारतीय जनता पार्टी को 1980 में स्थापित किया गया था। ऐसे भारत में भारतीय जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 में हुई थी, नई दिल्ली में 19 अक्टूबर 1951 में हुई थी, लेकिन इसी का नाम बदल कर भारतीय जनता पार्टी रख दिया गया था वर्ष 1980 में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आगे क्यों चलते हैं दोस्तों। 12 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित देशों में से कौन से देश 1.8 किलोमीटर लंबे फेनी पुल से जुड़े हैं? कौन सा देश है 1.8 किलोमीटर लंबे फेनी पुल से जुड़े हुए? ये प्रश्न पूछा गया है। उस देश का नाम क्या है? कौन कौन से दो देशों के बीच में फेनी पुल बनाए गए हैं 1.8 किलोमीटर? तो ये फेनी पुल है भारत और बांग्लादेश के बीच बनाए गए हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच फेनी पुल बनाई गई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, भारत और बांग्लादेश के बीच। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट तो चलते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर दोस्तों। इसमें के बाद विराट कोहली इंग्लैंड में आयोजित एक श्रृंखला में 2 टेस्ट मैच जीतने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेट कप्तान बन गए हैं। किसके बाद बन गए हैं? तो कपिल देव के बाद। कपिल देव के बाद 35 वर्ष पूर्व एक टेस्ट क्रिकेट में 2 टेस्ट मैच जीतने वाले भारत के प्रथम कप्तान बने थे, तथा 6 सितंबर 2020 में इंग्लैंड के टेस्ट मैच में 2 मैच जीतने वाले दूसरे कप्तान बने हैं कौन? विराट कोहली। तो ऑप्शन नंबर किसके बाद? कपिल देव के बाद। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 14 नंबर प्रश्न में। हिंद महासागर विश्व का महासागर है। तो हिंद महासागर है जो विश्व का कैसा महासागर है? तो तीसरा सबसे बड़ा महासागर है हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। हिंद महासागर तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। और संपूर्ण पृथ्वी पर 7 महाद्वीप और 5 महासागरों में विभाजित किया गया है दोस्तों। संपूर्ण पृथ्वी को संपूर्ण पृथ्वी को 7 महाद्वीप और 5 महासागरों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। पूरी पृथ्वी को कितना? 7 महाद्वीप एवं 5 महासागरों में विभाजित किया गया है। 7 महाद्वीप देखें दोस्तों तो कौन कौन सा महाद्वीप होगा? एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, अटलांटिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप व ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। जिस तरह इन लोगों का आकार है उसके अनुसार यह दिया गया है। तो कितने महाद्वीप? 7 महाद्वीप का मैंने नाम बता दिया। उसी तरह 5 महासागर कौन कौन सा है? तो 5 महासागर के रूप में जो बांटा गया है उसमें से प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, उसके बाद अटलांटिक महासागर, उसके बाद तीसरे स्थान पर आता है हिंद महासागर एवं चौथे स्थान पर आर्कटिक महासागर और 4 महासागर के और अटलांटिक महासागर 5वें स्थान पर आता है। देखिए 5 महासागर में प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर एवं आर्कटिक महासागर 5। और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर दोस्तों। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने बता दिया कौन सा हिंद महासागर, सॉरी प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, उसके बाद आर्कटिक महासागर, एक अंटार्कटिक महासागर। ये 5 का नाम बता दिया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं 15 प्रश्न में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से बाद तक पंच चिन्हित सिक्के और निम्नलिखित में से किस धातु के बने थे? तो किस धातु के बने थे 11वीं शताब्दी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद? तो वो कौन से धातु के बने हुए थे? तो ये जो सिक्के बने हुए थे चांदी और तांबा से बने हुए थे। तो ऑप्शन क्या होगा?
ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, ताम्र। चांदी के बने हुए थे और ताम्र के बने हुए थे, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 16 नंबर प्रश्न में। इसमें दिया गया है माही और सोम नदी के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो माही और सोम नदी के संगम पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो बेनेश्वर उत्सव मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। माही और सोम नदी के संगम पर बेनेश्वर नामक स्थान पर कौन सा पर्व मनाया था, बेनेश्वर पर्व मनाया था, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। यह बेनेश्वर धाम स्थित है यहाँ पर, और प्रतिवर्ष बेनेश्वर उत्सव मनाया जाता है, राजस्थान में मनाया जाता है। ये कहाँ मनाया जाता है बेनेश्वर पर्व, तो राजस्थान में, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 17 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 17 में दिया गया है क्या, तो 17 नंबर प्रश्न है ओनम ओमान की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न महासागर का हिस्सा है। तो ओमान की खाड़ी और लाल सागर किस महासागर का हिस्सा है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये दोनों है हिंद महासागर, सॉरी लाल सागर और ओमान की खाड़ी हिंद महासागर की हिस्सा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। किसकी हिस्सा है, हिंद महासागर की, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की ओर चलते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 में दिया गया है कि जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है, तो 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 19 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से अफ्रीकी अक्रिय विटामिन डी कौन सा है। तो कौन है जो अक्रिय विटामिन डी है इनमें से, तो अक्रिय विटामिन डी इनमें कौन सी है, तो अर्गा कैल्सिफेरॉल, अर्गा कैल्सिफेरॉल है जो अक्रिय विटामिन डी है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अर्गा कैल्सिफेरॉल अक्रिय विटामिन डी, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 20 नंबर प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त किया था। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय 510 ईस्वी में प्राप्त किया, 1510 ईस्वी में प्राप्त किया था, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त किया था दोस्तों। गोवा पर विजय पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में किया था, और वहां का राजा कौन था, यूसुफ आदिल शाह थे। यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था पुर्तगालियों ने। और पुर्तगाली वायसराय कौन थे, तो पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो द अल्बुकर्क थे। अल्फांसो द अल्बुकर्क के नेतृत्व में गोवा को जीता गया था बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। पुर्तगालियों के बारे में देखें दोस्तों, तो 17 मई 1498 में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिम तट पर कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे थे। भारत आने वाले पहले पुर्तगाली थे। ठीक है, और पुर्तगालियों के प्रथम यदि देखे प्रथम वायसराय कौन थे, तो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, ये याद रखिएगा दोस्तों। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा प्रथम पुर्तगाली वायसराय भारत आए थे। और दूसरा कौन थे, अल्फांसो दी अल्बुकर्क 1504 ईस्वी में भारत का वायसराय बनाया गया था। पुर्तगाली का वायसराय भारत में बनाया गया था 1509 में, और उन्होंने ही 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया था। और पुर्तगाली ने अपनी पहली कोठी कहाँ बनाया था, कोच्चिन में। पुर्तगाली ने अपनी पहली कोठी कहाँ बनाया था, कोच्चिन में। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 21 नंबर प्रश्न की ओर। कनकलता बरुआ एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थी, वे कहाँ की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी कनकलता बरुआ, वो एक किशोर यानी युवा थी, तो वो कहाँ की रहने वाली थी, इसका नाम बताइए। तो ये जो थी कनकलता बरुआ, ये आपको असम की रहने वाली थी, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। कनकलता बरुआ कहाँ की रहने वाली थी, असम की, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। असम के बारे में देखें तो असम के मुख्यमंत्री कौन है, ये यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलिएगा दोस्तों, तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा है। हेमंत बिश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं, और वहाँ के जो राज्यपाल हैं गुलाब चंद्र कटारिया हैं, यहाँ के राज्यपाल। असम में जो विधानसभा सीटों की संख्या 126 है, लोकसभा सीटों की संख्या 14 है, और राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। ठीक है, असम के बारे में हम देख लिए। सिक्किम को देखते हैं दोस्तों। सिक्किम की राजधानी कहाँ है, गैंगटॉक है सिक्किम की राजधानी। और सिक्किम कब राज्य का दर्जा मिला था, तो वर्ष 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला था। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है, प्रेमसिंह तमांग सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। और सिक्किम के जो राज्यपाल हैं वो लक्ष्मण आचार्य हैं दोस्तों। सिक्किम में सीटों की संख्या कितना है, विधानसभा में 32 है। 32 है सिक्किम में सीटों की संख्या, जबकि विधानसभा में सीटों की संख्या 60 से कम नहीं होनी चाहिए न्यूनतम, लेकिन ये अपवाद के रूप में है दोस्तों। और लोकसभा सीटों की संख्या 1 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। मिजोरम को देखें हम लोग, तो मिजोरम की राजधानी क्या है, मिजोरम की राजधानी आइजोल है। ठीक है, मिजोरम की राजधानी आइजोल है। और मिजोरम को वर्ष 1987 में क्या किया गया था, तो एक राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। और साथ ही साथ मिजोरम के साथ 2 अन्य राज्यों को भी राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। मैंने आपको ट्रिक बताया था दोस्तों, उस ट्रिक को आप लोग लिख के बताइएगा कमेंट बॉक्स में, उस ट्रिक को बताइएगा। मैं ट्रिक बार बता चुका हूँ। तो अन्य 2 राज्य और भी थे जो 1987 में उससे शामिल किया गया था, वो कौन था, अरुणाचल प्रदेश और एक गोवा। अरुणाचल प्रदेश और गोवा, ये 3 राज्यों को वर्ष 1987 में राज्य का दर्जा
दिया गया था। तो इसका ट्रिक बताइएगा, तीनों मैं बता दिया हूँ। मिजोरम में यदि देखें, मिजोरम के जो राज्यपाल हैं हरिबाबू कम्भमपति है दोस्तों, और वहाँ के मुख्यमंत्री लाल दुमुहुआ वहाँ के दुहोमा वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मिजोरम में यदि देखें हम, विधानसभा सीटों की संख्या 40 है। मिजोरम और सिक्किम में विधानसभा सीटों की संख्या कम है दोस्तों, और साथ ही साथ गोवा में, ये 3 जगह अपवाद के रूप में विधानसभा सीटों की संख्या है। ठीक है, तो मिजोरम में कितना है? 60 है। सॉरी, मिजोरम में कितना है? 40 है। मिजोरम में विधानसभा सीटों की संख्या 40 है, और मिजोरम में लोकसभा सीटों की संख्या 1 है, और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसमें नागालैंड को देखें तो इसकी राजधानी कोहिमा है, और नागालैंड की स्थापना वर्ष 1963 में हुई थी दोस्तों, और यहाँ की मुख्यमंत्री कौन है? नागालैंड के नेफ्यू रियो हैं, और नागालैंड के राज्यपाल लाग-नेसन है। नागालैंड में विधानसभा सीटों की संख्या देखें तो 60 है, और लोकसभा सीटों की संख्या और राज्यसभा सीटों की संख्या 1-1 है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 22 नंबर प्रश्न में, राजा जो आम्भी थे कहाँ के शासक थे? राजा आम्भी कहाँ के शासक थे, ये प्रश्न पूछा है। तो यदि हम ये देखें, राजा आम्भी किस जगह के शासक थे? तो राजा आम्भी थे जो तक्षशिला के शासक थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। तक्षशिला जो पाकिस्तान में पड़ता है, तक्षशिला के शासक थे राजा आम्भी। यह सिकंदर का समकालीन थे, इन्हें सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली थी राजा आम्भी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है? बच्चों में सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? देखिए दोस्तों, बच्चों में सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है, और सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है। इसका रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल है। ठीक है, ये कैल्सिफेरॉल किससे हमें मिलता है? तो दूध से, अंडे से, मांस से, मछली के तेल से। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। 24 में दिया गया है, एक आवेशित पिंड द्वारा किसी अन्य आवेशित या अनावेशित पिंड पर लगाए जाने वाले बल को निम्नलिखित में से कौन सा बल कहा जाता है? एक आवेशित पिंड द्वारा आवेशित एवं अनावेशित पिंड पर लगाए जाने वाले बल को कौन सा बल कहते हैं? तो इस बल को स्थिर वैद्युत बल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 25 नंबर प्रश्न में, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए बैंक खाते के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? यदि इसे देखें तो ये कौन सा कथन गलत है? तो खातों में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत है। क्या सही है? खाता धारकों को रुपए डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता है, सही है। बैंक के असंबंधित व्यक्तियों के लिए एक साधारण बचत खाता खोला जाता है, ये भी सही है। पात्र खाताधारकों के लिए 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध है, ये भी सही है। तो कौन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही नहीं है। यदि आप लोग दोस्तों इसी प्रकार यदि आप जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर और भी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट में अपलोड कर चुका हूँ, जैसे कि क्रॉन पब्लिकेशन का बुक का प्रैक्टिस सेट जो भी आया है 75 प्रश्न का, वो 15 का 15 सेट उपलब्ध है। यूटेरिया का दोनों बुक का 15 का 15 प्रैक्टिस सेट अलग रूप में उपलब्ध है दोस्तों, बना हुआ प्लेलिस्ट है। और रुक्मणी प्रकाशन का भी बुक से 20 प्रैक्टिस सेट आए थे भरूच 2 में, उसका भी मैं जीके जीएस को अपलोड कर दिया हूँ, और करंट अफेयर को। यदि आप उसे देखना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर सारा वीडियो उपलब्ध मिलेगा। यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों ग्रुप में शेयर करें, जहाँ भी ग्रुप है आपका, व्हाट्सएप, फेसबुक, सभी ग्रुप में शेयर करें, और ज़्यादातर एजुकेशनल ग्रुप में शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 26वां प्रश्न की ओर। तो 26वां प्रश्न में क्या है? लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर है जो आपको किस महासागर का है? अटलांटिक महासागर का। लेब्राडोर और भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। 27 नंबर प्रश्न में, प्रिटोरिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो प्रिटोरिको खाई है जो आपको किस महासागर में है? तो प्रिटोरिको खाई प्रशांत महासागर में है। प्रिटोरिको खाई कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर में प्रिटोरिको खाई। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। मुगल सम्राज्ञी नूरजहां द्वारा उनके पिता की याद में बनवाया गया इतिमाद उद दौला का मकबरा में स्थित है। तो नूरजहां ने इतिमाद उद दौला का मकबरा बनवाया था अपने पिता की याद में, तो वो कहाँ स्थित है? तो वो जो स्थित है आपको कहाँ है? तो आगरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, आगरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, और जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां, ठीक है, और नूरजहां अब शासन अपने हाथों में ले ली थी, शासन की सत्ता अपने हाथों में ली थी,
तथा संचालन हेतु एक गुट का निर्माण करवाई थी। नूरजहां जुंता गुट के नाम से नूरजहां ने एक गुट की निर्माण करवाई थी। ठीक है दोस्तों, तो वो कहाँ पर बनवाई थी? अपने पिता की याद में एक मकबरा, तो आगरा में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 29 और प्रश्न की ओर। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे उपभोक्ता माना जाता है? किसे उपभोक्ता माना जाएगा उपभोक्ता संरक्षण 2019 के अनुसार? यदि इसे देखें तो किसे उपभोक्ता माना जाएगा? तो एक व्यक्ति जो प्रतिफल के एवज में किसी भी माल या सेवाओं की खरीदारी करता है उसे उपभोक्ता माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 30 नंबर प्रश्न की ओर। 30 में दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना इनमें से किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई थी, वर्ष 1980 में। ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना पहले जनसंघ के नाम से जाना जाता है दोस्तों। वर्ष 1951 में जनसंघ के नाम से उन्हें स्थापित किया गया था और वर्ष 1980 में इसका नाम बदल करके भारतीय जनता पार्टी कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 31 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी? तो पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी किस राष्ट्रीय आंदोलन में देखी गई थी, ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन थी, उसमें बड़े पैमाने पर महिलाओं को भाग लेते हुए देखा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन में सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर महिलाओं ने भाग लिया था? तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया गया था दोस्तों। कब? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी, 1930 में। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुई थी। इसमें बड़े पैमाने में स्त्रियों ने भाग लिया था। खिलाफत आंदोलन देखें, खिलाफत आंदोलन जो था आपको, खिलाफत आंदोलन ये वर्ष 1919 में शुरू किया गया था खिलाफत आंदोलन, और इसमें विशेषकर क्या था? तो इस आंदोलन में मुसलमान का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। तो ये खलीफा आंदोलन हो गया, जिसे खिलाफत आंदोलन कहते हैं। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के समय चलाया गया था दोस्तों। बंगाल विभाजन के समय स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। इसमें स्वदेशी आंदोलन में कब चलाया गया था? तो वर्ष 1905 में, 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरुद्ध में या बंग भंग के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1922 ईस्वी में चलाया गया था दोस्तों। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 32 नंबर प्रश्न में प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होते हैं? तो प्रोटोजोआ है जो आपको किस रोग के रोग कारक है? मलेरिया है, मलेरिया के रोग कारक है प्रोटोजोआ। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। मलेरिया से संबंधित है प्रोटोजोआ। ऑप्शन नंबर बी प्रोटोजोआ जनित रोग है, और यह प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के मादा एनाफिलीज मच्छर से काटने से होता है मलेरिया। ठीक है, यह शरीर के प्लीहा भाग को सर्वाधिक प्रभावित करता है। प्लीहा किसको प्रभावित करता है? तो ये जो है शरीर के प्लीहा को प्रभावित करता है प्रोटोजोआ, मलेरिया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, मिट्टी की सबसे निचली परत को कहा जाता है? तो मिट्टी के सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो मिट्टी की सबसे निचली परत को तल सेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। तल सेल कहा जाता है मिट्टी की सबसे निचली परत को। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, जिसे पेरियार कोयली या बड़ा मंदिर भी कहा जाता है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? तंजावुर का जो ये बृहदेश्वर मंदिर है जो किस राज्य में स्थित है? तो ये तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर जो तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। तमिलनाडु में यह बृहदेश्वर मंदिर महादेव की मंदिर है। कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है, और राजा चोल के द्वारा बनाया गया था। राजा राज चोल के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 35 देखे दोस्तों, यदि इसी में देखे तमिलनाडु की, यदि इसमें हम लोग देख लिया जाए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है फिलहाल में? तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं अभी M.K. स्टालिन है दोस्तों, और यहाँ के राज्यपाल R.N. रवि हैं। तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या 234 है, और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है तमिलनाडु में? तो 19 है, और लोकसभा सीटों की संख्या 39 है। विधानसभा सीटों की संख्या 234 है, लोकसभा सीटों की संख्या 39 है, विधानसभा सीटों की संख्या 234 है दोस्तों तमिलनाडु में, जबकि लोकसभा सीटों की संख्या 39 है तमिलनाडु में, और राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है। ठीक है, इसमें यदि कर्नाटक को देखें, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया है। अभी वहाँ थावरचंद गहलोत वहाँ के क्या है? तो मुख्यमंत्री कौन है तमिलनाडु के? सिद्धारमैया। ठीक है, और थावरचंद गहलोत क्या है? वहाँ के राज्यपाल हैं। तमिलनाडु कर्नाटक के यदि लोकसभा सीटों की संख्या देखें तो 224 है दोस्तों, और विधानसभा सीटों की संख्या 75 है। कर्नाटक के विधानसभा सीटों की संख्या 224 है, और विधान परिषद की संख्या 75 है, और कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या 28 है, और राज्यसभा सीटों की संख्या 12 है। महाराष्ट्र के चलते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे हैं महाराष्ट्र मुख्यमंत्री, और रमेश बैस वहाँ के राज्यपाल हैं। और महाराष्ट्र में यदि देखें
तो विधानसभा सीटों की संख्या 288 है। महाराष्ट्र में विधान परिषद भी है दोस्तों। 4 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन? बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है। 4 राज्यों में विधान परिषद है। उसमें से महाराष्ट्र भी एक राज्य जहाँ विधान परिषद है, वहाँ विधान परिषद की संख्या 78 है। विधानसभा की संख्या 288 है। लोकसभा सीटों की संख्या 48 है और राज्यसभा सीटों की संख्या महाराष्ट्र में कितनी है? तो महाराष्ट्र में राज्यसभा सीटों की संख्या आपको 19 है। तो और ऑप्शन नंबर सी का हम लोग देख लिए। केरल को देखें, केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो केरल के मुख्यमंत्री आरिफ पिनराई विजयन है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री केरल के राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। और केरल में विधानसभा सीटों की संख्या 140 है, लोकसभा सीटों की संख्या 20 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 9 है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 35 में। बाबर ने नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की जिसमें सेना को विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। तो बाबर ने कौन से नामक सेना युद्ध पद्धति का जन्म किया था बाबर ने? तो इसे देखें तो उस युद्ध पद्धति का नाम क्या था? तुगलुगमा युद्ध पद्धति था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, तुगलुगमा युद्ध पद्धति। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट की ओर 36 में क्या है? इसमें दिया गया निम्नलिखित दिसंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने लोकसभा के महासचिव का पदभार ग्रहण किए हैं? तो लोकसभा के महासचिव के पदभार ग्रहण करने वाले कौन थे 20 में? तो उत्पल कुमार सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। लोकसभा के महासचिव का पदभार ग्रहण किया उत्पल कुमार सिंह। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 37 नंबर प्रश्न की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आरबीआई देश के विदेशी मुद्रा का भंडारण करता है, तो ये बिल्कुल सही है, ये सही है। और आरबीआई सरकार का बैंकर है, ये भी सही है। आरबीआई है जो बैंकर का बैंकर है, ये भी सही है। आरबीआई केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करता है, तो ये गलत है। हमसे पूछा है कौन सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर डी गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। यदि आरबीआई के बारे में पूछ किया जाए दोस्तों कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो आरबीआई की स्थापना यदि हम देखें तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में आरबीआई की स्थापना हुई थी, जबकि इसकी राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों। और इसके मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में स्थित है आरबीआई का मुख्यालय। ठीक है। और आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे जो 1935 में बनाए गए थे? वो सर अस्बॉर स्मिथ आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। और आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर और स्वतंत्र रूप से कौन थे? स्वतंत्र भारत में आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख बनाए गए थे। ठीक है। और इस समय आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था, सीडी देशमुख के समय में ही राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है दोस्तों, आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय में एल.के. झा आरबीआई के गवर्नर थे। राष्ट्रीयकरण के समय में कौन थे? आरबीआई के बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय में, आरबीआई के नहीं, जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था तब आरबीआई का गवर्नर कौन थे? उस समय एल.के. झा थे। एल.के. झा जब 1969 में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, उस समय बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय में, जबकि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था उस समय कौन थे? तो उस समय थे आपको देशमुख थे, सीडी देशमुख। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 38 नंबर प्रश्न की ओर। 38 में है भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार महारत्न का दर्जा प्राप्त करने हेतु पात्र होने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को निम्नलिखित में से कौन सी शर्त को पूरा करना चाहिए? कौन सा शर्त को पूरा करना चाहिए? तो इस शर्त का नाम क्या है? तो कौन सी शर्त को पूरा करना चाहिए, ये प्रश्न दिया गया दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पिछले ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, दिख नहीं रहा, इसे हम लोग करते हैं। तो नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, नवरत्न का। नेक्स्ट को चलते हैं 39 नंबर प्रश्न में। इसमें दिया गया निम्नलिखित में से किस बाघ अभ्यारण्य को 10 वर्षों के लक्ष्य के स्थान पर 4 वर्षों में बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए नवंबर में पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 प्रदान किया गया था? तो TX2 किसे प्रदान किया गया था? तो पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य को TX2 प्रदान किया गया था, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। TX2 प्रदान किया गया था पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य को, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 40 नंबर प्रश्न चलते हैं दोस्तों। 40 नंबर प्रश्न चलते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा सितंबर 2021 में प्राणा पोर्टल लॉन्च किया गया। प्राणा का पूर्ण रूप क्या है? तो प्राणा का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, ये प्रश्न है। तो इसका पूर्ण रूप है पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 41 नंबर प्रश्न की ओर। 41 में किस कमान में सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक की संपत्ति से जुड़े बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स कवच का आयोजन किया गया है? एक्स कवच का आयोजन कहाँ किया गया है? एक्स कवच का आयोजन
अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही, डी हमारा सही आंसर है। एक्स कवच अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 42 में, मेडेन मियामी ओपन टाइटल्स 2023 किसने जीता है? तो मेडेन मियामी ओपन टाइटल्स 2023 का विजेता कौन है? इसके विजेता हैं आपको रूसी टेनिस स्टार डेनियल मेदवेदेव। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, डेनियल मेदवेदेव। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 43 में, निम्नलिखित में से किस देश ने पामाचिंग एयरबेस स्पेस पोर्ट से सेविट प्रक्षेपण यान द्वारा कोफेक 133 जासूसी उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है? किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो यह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया इजराइल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, इजराइल के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। यदि हम देखें इसमें इजराइल की राजधानी क्या, यदि इजराइल की राजधानी देखें दोस्तों, तो इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है और यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है? न्यू शेकेल। इजराइल की मुद्रा का नाम है न्यू शेकेल। ठीक है, फ्रांस को देखें, फ्रांस के राजधानी क्या है? तो पेरिस है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और फ्रांस की मुद्रा के बारे में देखें तो फ्रांस की मुद्रा क्या है? फ्रैंक है, यूरो फ्रैंक है फ्रांस की मुद्रा। ठीक है, यदि संयुक्त अरब अमीरात को देखें, संयुक्त अरब अमीरात का यदि हम देखें, संयुक्त अरब अमीरात क्या है? संयुक्त अरब अमीरात जिसे यूएई कहते हैं। तो यूएई की जो राजधानी है वो कहाँ है? इसकी राजधानी अबू धाबी है। यूएई की राजधानी कहाँ है? अबू धाबी। यूएई एक फारस की खाड़ी में स्थित है दोस्तों। इसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी है और इसकी मुद्रा दिरहम है। यूएई की मुद्रा दिरहम है। यूएसए देखें, यूएसए जो है इसकी राजधानी कहाँ है? तो यूएसए की राजधानी आपको कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और इसकी मुद्रा डॉलर है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं 44 में, यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयर फोर्स के में वारंटी ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयर फोर्स में वारंटी ऑफिसर के रूप में, वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह भारतीय मूल के शुभा सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, खदान जागरूकता और खदान कार्रवाई में सहायता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो खदान जागरूकता और खदान कार्रवाई में सहायता के लिए हर वर्ष किस वर्ष जागरूकता अभियान मनाया जाता है? तो हर वर्ष 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्रवाई में सहायता दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कब, किस तारीख को? तो 4 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 46 में, इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस रिसर्च एंड एनालिटिक्स की नई संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार भारत और किस वर्ष तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर फोटोवोल्टिक निर्माता बन सकता है? तो भारत किस वर्ष बन सकता है? तो भारत है जो वर्ष 2026 तक बन सकता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 47 में, इसमें दिया गया है FCCI महिला संगठन FLO के 40वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किए हैं? तो 40वें अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करने वाले कौन है? सुधा शिव कुमार हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, सुधा शिव कुमार। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं 48 में, 2023-24 के 2 साल के कार्यकाल के दौरान टाई राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो राजस्थान की जो पहली महिला टाई की बनी है वो कौन है? तो उनका नाम क्या है? तो सीनू झावर उनका नाम है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, सीनू झावर बने हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 49 में, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है? 3 मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की प्रस्ताव किसने दिया है? तो ये राजस्थान ने दिया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, 3 मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का प्रस्ताव राजस्थान ने दिया है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 59 प्रश्न में, हाल ही में किसने राष्ट्रीय रसद पोर्टल सागर सेतु का एक ऐप संस्करण लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च करने वाले कौन है? तो ये लॉन्च करने में सर्वदानंद सोहनेवाल हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, सर्वदानंद सोहनेवाल। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 51 में, पादपों को समूहों से विभाजित किया जाता है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा इनमें से एक नहीं है? तो पादपों को समूहों से विभाजित किया जाता है, इनमें से कौन नहीं है? तो ऑर्थोपोडा है, इनमें से सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, ऑर्थोपोडा सही नहीं है। 52 में, परम सिद्धि संदर्भित करता है, तो परम सिद्धि किसको संदर्भित करता है? परम सिद्धि है जो आपको किसको संदर्भित करता है? परम सिद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर को ऑप्शन नंबर
बी हमारा सही आंसर है। परम सिद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर को संदर्भित करता है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं 53 में निम्नलिखित में से कौन सा आचार के लिए एक अच्छा प्रशिक्षक नहीं है? तो आचार के लिए अच्छा प्रशिक्षक कौन नहीं है? काली मिर्च अचार के लिए अच्छा प्रशिक्षक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर काली मिर्च। 54 में अल्ट प्लस टैब का एक शॉर्टकट क्या है? अल्ट प्लस टैब यदि दबाते हैं तो क्या खुलेगा? तो अल्ट प्लस टैब दबाने पर खुले प्रोग्रामों के बीच स्विच करने का है, खुले प्रोग्रामों को स्विच करने का है अल्ट प्लस टैब, ठीक है। और भी बहुत सा कोड है दोस्तों, तो आप लोगों से जैसे कि कंट्रोल प्लस ओ ओपन के लिए है, कंट्रोल प्लस क्यू क्लोज के लिए है, कंट्रोल प्लस एस सेफ के लिए है, कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन के लिए है, कंट्रोल प्लस सी भी पास्ट के लिए है। तो ऐसे और भी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसमें दिया गया है एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या है? तो एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या होता है? इसका मूल कार्य है गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। एस्ट्रोजन का मूल कार्य है गर्भावस्था को बनाए रखना, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं 56 में, इसमें दिया है ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम नामक कैश मशीन के विकास का श्रेय भारत में जन्मे किस स्कॉटिक्स आविष्कारक को दिया जाता है? किस स्कॉटिक्स आविष्कारक को दिया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा जॉन सेफर्ड वैरम को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑटोमेटेड टेलर मशीन जिसे एटीएम कहते हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन जिसे एटीएम नामक कैश मशीन के विकास का श्रेय भारत में जॉन सेफर्ड बैरन स्टॉटिक्स को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 57 में, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस किस पौधों का वानस्पतिक नाम है? तो ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस किस पौधों का नाम है, वानस्पतिक नाम है? तो ये जो है कौन सा पौधा है? सरसों का पौधा है, उसका वानस्पतिक नाम है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन नहीं है? यदि इसे देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इसमें से टैली है। टैली क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। एंड्रॉयड, उबंटू और मिंट ये सब क्या है? ऐप ऑपरेटिंग सिस्टम है। 59 में हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? यदि हम देखें हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? तो हाइग्रोमीटर से हम क्या मापते हैं दोस्तों? तो 59 नंबर प्रश्न में हाइग्रोमीटर से हम आर्द्रता मापते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में दिया गया है, इसमें क्या है 60 नंबर प्रश्न में लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है? लेड का रासायनिक प्रतीक है जो उसे क्या कहा जाता है? लेड के रासायनिक प्रतीक को तो पीबी कहते हैं। पीबी क्या है? लेड का यानी सीसा का रासायनिक प्रतीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है पीबी। 61 में वह सिस्टम जो आईपी पते को अपने आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करती है कहलाती है। क्या कहलाती है ये? वह सिस्टम क्या कहलाती है? तो वह सिस्टम डोमेन नेम सिस्टम कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 62 में डीआरडीओ द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में वार करने में सक्षम मिसाइल है? तो हवा से हवा में वार करने वाले सक्षम मिसाइल कौन सा है? वह है अस्त्र, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। अस्त्र है जो हवा से हवा में मार करने वाला सक्षम मिसाइल है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 63 नंबर प्रश्न में चलते हैं दोस्तों, 1 किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1 किलो बाइट है 1024 बाइट के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है 1024 बाइट। आपसे पूछा जाए 1 बिट बराबर बाइनरी डिजिटल क्या होता है? 1 बिट देखिए 8 बिट्स बराबर होता है क्या? 1 बाइट। 1 बाइट बराबर क्या होता है? 8 बिट्स। 1 किलो बाइट बराबर क्या होता है जिसको हम लोग केबी कहते हैं? 1024 बिट्स होता है। 1 मेगा बाइट बराबर क्या होता है? 1024 केबी होता है, एमबी जिसे हम लोग कहते हैं। हम लोग जो एमबी कहते हैं, 1 एमबी कितने का बराबर होता है? जैसे मेगाबाइट हो गया 1024 केबी के कहते हैं, ठीक है। 1024 मेगाबाइट बराबर क्या होता है? तो 1 गीगाबाइट जिसे जीबी कहते हैं। 1 जीबी बराबर 1024 मेगाबाइट। तो इस तरह से चलता चलेगा दोस्तों। 1 टेराबाइट बराबर 1024 गीगाबाइट, और 1 पेटाबाइट बराबर होता है 1024 टेराबाइट, और 1 एक्साबाइट बराबर होता है 1024 पेटाबाइट। तो हमारा आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 64 में चलते हैं हम लोग, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है? कौन एक अजैविक घटक नहीं है? तो इसमें यदि हम देखें तो हरा पौधा है जो अजैविक घटक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। अजैविक घटक कौन नहीं है? हरा पौधा अजैविक घटक नहीं है, जबकि सूरज, जल, मृदा ये सब क्या है? अजैविक घटक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा डी हमारा सही आंसर है। अजैविक घटक है, ठीक है। अजैविक घटक कहते किसे हैं? किसी पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले सभी निर्जीव पदार्थ जैविक घटक कहलाते हैं। जैविक
अजैविक घटक कहलाते हैं। अजैविक घटक किसे कहते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने में सभी निर्जीव पदार्थ अजैविक घटक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए प्रकाश, वर्षा, तापमान, आर्द्रता एवं जल, अक्षांश, ऊंचाई, उच्चावच, ये सब क्या है? अजैविक घटक के क्षेत्र में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? हरा पौधा है, अजैविक घटक नहीं है, यह एक जैविक घटक। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 64 नंबर प्रश्न में। 64 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक, ये तो हो चुका है, अजैविक हो गया। 65 में सौर मंडल का प्रक्षेपण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है? तो आदित्य 11 सौर मंडल को प्रक्षेपण और प्रशिक्षण के लिए आदित्य 11 लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 66 में प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो प्लास्टिक है जो किसका उपयोग किया जाता है? तो प्लास्टिक में हम किसका उपयोग करते हैं? एथिलीन का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, प्लास्टिक एथिलीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट 67 में बिग बैंग सिद्धांत का प्रमाण किसने दिया था? तो बिग बैंग सिद्धांत का प्रमाण किसने दिया था? तो इसका प्रमाण जॉर्ज लेवेंटियर ने दिया था। बिग बैंग सिद्धांत का प्रमाण जॉर्ज लेवेंटियर ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है भारत में? तो वह है कौन? कर्नाटक। भारत का कर्नाटक है सोना सबसे ज्यादा उत्पादित करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों 69 में निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थ करता है और आवेशित को मस्तिष्क में तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों को तक पहुंचाता है? वह कौन है? तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? 69 का आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, मेरुरज्जु। मेरुरज्जु का काम है, जो तंत्रिका तंतु है मेरुरज्जु, जो प्रतिवर्ती क्रिया के बीच मध्यस्थता करता है, आवेशित को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न अंगों में पहुंचाने का काम कौन करता है? तो मेरुरज्जु। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट को चलते हैं 70 नंबर प्रश्न में। बरगद के पेड़ का वनस्पतिक नाम क्या है दोस्तों? तो बरगद के पेड़ का वनस्पतिक नाम है फाइकस बेंगालेसिस। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, फाइकस बेंगालेसिस बरगद के पेड़ का वनस्पतिक नाम है। 71 में सिंधु घाटी सभ्यता को सोना घाटी के से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने करवाया था? सिंधु घाटी सभ्यता को सोना घाटी सभ्यता से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण कौन करवाए थे? शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, शेरशाह सूरी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। यदि आप लोग दोस्तों भारतीय इतिहास इसी तरह पढ़ना चाहते हैं या भारतीय संविधान पढ़ना चाहते हैं, भारतीय इतिहास का तीनों इतिहास, प्राचीन, मॉडर्न एवं मध्यकालीन इतिहास, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। और भारतीय संविधान का भी अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो भी चैप्टर वाइज, हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाकर मैं अपलोड कर दिया हूं दोस्तों। यदि आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो जाकर उसे देख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। और मुझे विश्वास है कि आप लोग देखेंगे तो आपकी तैयारी में और भी मजबूती प्रदान होगी और आप और अच्छा करेंगे दोस्तों। आप जब आप प्रैक्टिस सेट बनाएंगे, यदि आप उसे देख लेते हैं, उसके बाद यदि आप प्रैक्टिस सेट बनाते हैं तो अपने आप को, आपका जो आप कॉन्फिडेंस लेवल होगा दोस्तों काफी बढ़ा हुआ रहेगा और आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। आपका नंबर बढ़ने की काफी सहायता करेगा इसमें, नंबर बढ़ाने में। तो आप लोग जाकर उसे देखें दोस्तों पहले, उसके बाद प्रैक्टिस सेट बनाएं और रिवाइज करें प्रैक्टिस सेट, तो आपको काफी अच्छा महसूस होगा दोस्तों। यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं 72 नंबर प्रश्न की ओर। कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? कितने बच्चों को 2024 से सम्मानित किया गया है? तो जब ये देखें तो कितने बच्चों को, तो 32 बच्चों को 2021 में सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 73 नंबर में देखें, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जालियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था? तो कौन सी घटना के कारण? तो रॉलेट एक्ट अधिनियम आया था, इसके कारण लोगों ने जालियांवाला बाग घटना में, जालियांवाला बाग में एकत्रित होने के लिए एकत्रित हुए थे, इसके विरोध के लिए, रॉलेट एक्ट के विरोध के लिए। तो कब हुआ था रॉलेट एक्ट? तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, ठीक है। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था दोस्तों और इसके विरोध में ही लोग जमा हुए थे। और कहाँ हुए थे? अमृतसर के जालियांवाला बाग में जमा हुए थे और इसके विरोध में ही जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था और जिसके कारण जालियांवाला बाग में काफी दुर्घटना घटी थी दोस्तों, काफी जान गई थी लोगों का। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 74 में। सामान्यतः संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष किस माह में अपनी पूर्ण महासभा का आह्वान करता है? संयुक्त राष्ट्र कौन से माह में पूर्ण महासभा का आह्वान करता है? तो वो कौन सा माह है? सितंबर में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 75 नंबर प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अब कभी भी लोकसभा में सदन का नेता नहीं रहा है? तो लोकसभा में सदन का नेता कौन सा राजनीतिक नहीं रहा है? तो वो कौन है? वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, क्योंकि वह कभी भी लोकसभा का चुनाव लड़े नहीं है, वो सीधा
राज्यसभा चुनाव से लड़ करके भारत के प्रधानमंत्री बने थे, तो वो कभी भी नहीं रहे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 76 में से निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़क घनत्व में सर्वाधिक है? सबसे अधिक सड़क घनत्व किस राज्य में है, ये पूछा गया है दोस्तों। इसमें यदि हम देखें तो सबसे अधिक सड़क घनत्व कहाँ है, वो आपको केरल में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। यदि महाराष्ट्र होता तो महाराष्ट्र नहीं है, तो इसकी जगह पर केरल होगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों 77 में। इस शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में सूचित किया गया था और वहां आने के लिए आमंत्रित किया गया था, वो कौन सा शहर था? वो लखनऊ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। लखनऊ में गांधी जी को सूचित किया गया था और वहां आने के लिए निमंत्रण किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 1916 में लखनऊ अधिवेशन वहां पर चल रहा था, अंबिकाचरण मजूमदार उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। उसी समय उनको आमंत्रित किया गया था चंपारण आंदोलन में आने के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 78 नंबर प्रश्न चलते हैं। इनमें से कौन सी नदी है जो दादरा और नगर हवेली में बहती है? दादरा और नगर हवेली में बहने वाली नदी कौन है? वो है दमन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। दमन है जो दादरा और नगर हवेली में बहने वाली नदी है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 79 नंबर प्रश्न को देखिए दोस्तों। 79 में दिया हुआ इनमें से किसे रेलवे स्टेशन को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? तो कौन से रेलवे स्टेशन को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को, रेलवे स्टेशन को कहाँ शामिल किया गया? यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं 80 नंबर प्रश्न में। 80 में दिया गया 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य इनमें से कौन सा है? तो 80 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। और उत्तर प्रदेश में देखिए भारत की कुल जनसंख्या का 16.51% केवल उत्तर प्रदेश में लोग हैं। नेक्स्ट चलते हैं 81 नंबर प्रश्न में दोस्तों। 81 में दिया गया है भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? तो भारत में पहली संपूर्ण जनगणना देखें तो वर्ष 1981 ईस्वी में पहली संपूर्ण जनगणना की गई थी। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना वर्ष 1981 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 1972 में भी भारत की जनगणना की गई थी, लेकिन नियमित जनगणना नहीं की गई थी। नियमित जनगणना कब से शुरू हुआ था? तो वर्ष 1981 से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 82 में 2019 में आयोजित संघाई को ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की राज्य परिषद के प्रमुखों की बैठक का आयोजन इनमें से किस शहर में किया गया था? किस शहर में किया गया था इसकी बैठक? तो इसकी बैठक कहाँ किया गया था? और इसकी बैठक की गई थी बिश्केक में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। और 83 में भारत ने साइरस रिएक्टर की स्थापना किस स्थान पर की है? तो भारत ने साइरस रिएक्टर की स्थापना किस स्थान पर की है? टॉम्बे, मुंबई में की है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 84 नंबर में। इनमें से किसने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था? तो लाल कुर्ती आंदोलन चलाने जाने वाला कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। खान अब्दुल गफ्फार खान लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 85 एवं लास्ट प्रश्न की ओर। सालतोरो कांगरी चोटी इनमें से किस सीमा पर स्थित है? सालतोरो कांगरी चोटी है जो भारत पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। कहाँ? भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित सालतोरो कांगरी चोटी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, जहां भी एजुकेशनल ग्रुप है सभी ग्रुप में शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।